स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे स्पर्म के हमने स्ट्रक्चर भी बनाया था, एक रफ डायग्राम बनाया था और आज हम लोग उसको आगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो एक डिटेल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम लोग कि क्या इसमें है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो एज टिप पे क्या होता है, एक्रोसोम होता है। ये एक बोलेंगे टैडपोल शेप में क्या होता है, स्पर्म होता है। ये इसका इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, यानी हेड वाले रीजन में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, दैट इज द हेड पोर्शन, और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ये वाली नेक पोर्शन कहलाएगा, और नेक पोर्शन में यहाँ पे दो क्या है, सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल है। ये पूरा पार्ट को बॉडी या मिडिल पीस कहते हैं। ये पूरा पार्ट बॉडी या मिडिल पीस कहलाएगा ये। अब इस मिडिल पीस में क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पायरली अरेंज होकर क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर जिसको नेवेनकर्न कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक और रिंग सेपेड में एक सेंट्रियोल मिलता है, जिसको हम लोग रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। और ये टेल रीजन जिसमें क्या होगा, ये फिलामेंट, ये एक्सेल फिलामेंट कहलाता है ये। तो अब क्या था हमारे पास, स्पर्माटिड था जो ओवल शेप था, जो कैसा हो गया था, ये टैडपोल शेप में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या हम लोग यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले स्पर्मियोजेनेसिस, जो हम लोग बोले थे कि अगले वीडियो में देखेंगे। तो स्पर्मियोजेनेसिस, अब ये स्पर्मियोजेनेसिस को हम लोग एक नाम और देते हैं, स्पर्माटिलियोसिस भी कहते हैं ये। तो स्पर्माटिलोसिस भी कहलाता है ये स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो स्पर्माटिड था वो एक्चुअल में ओवल राउंड स्फेरिकल सेपेट होता है, और वो चेंज होता है किसमें, इस टैडपोल सेपेट में। तो यहाँ पे कहेंगे क्या कि मेटामॉर्फिक चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं, मेटामॉर्फिक चेंज इन क्या, मेटामॉर्फिक चेंज लिखें ये ऑफ स्पर्माटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है, मेटामॉर्फिक चेंज। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। अब इसमें देखेंगे क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला तो क्या बोलेंगे कि चेंज इन लेंथ, यानी जो स्फेरिकल शेप था स्पर्माटिड, उसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी सबसे पहले क्या बोलेंगे, तो इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ बढ़ेगा सबसे पहले उसका। उसके बाद क्या होगा उसके अंदर, तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। इसके साथ और क्या होगा यहाँ पे, तो डिक्रीज इन आरएनए, आरएनए की संख्या क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज इन आरएनए। इसके बाद और क्या होगा यहाँ पे, ये कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। और क्या होगा, तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसका पैकिंग होगा, तो पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम लोग थोड़ा गौर करें यहाँ पे कि क्या क्या हुआ। तो हमारे पास कैसा था स्पर्माटिड, वो था स्फेरिकल या राउंड बोलेंगे यहाँ पे ये। अब ये इस शेप में इस रंग से ये चेंज हुआ है यहाँ पे ये, और ये इस रंग से धीरे धीरे चेंज होगा, इसका लेंथ इंक्रीज करना शुरू करेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस का डिहाइड्रेशन होगा, उसके अंदर कुछ आरएनए का काउंट घटता है, डीएनए का कंडेंसेशन होता है यहाँ पे, और इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो पैक्ड होना शुरू होता है ये। तो इस तरह की चेंजेस देखने को मिलता है। कब से कब क्या चेंजेस होता है, तो इस स्पर्माटिड से स्पर्मेटोजोआ स्पर्म में जब कन्वर्ट होने लगता है तो यहाँ पे नंबर नहीं बढ़ेगा, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, जस्ट क्या होगा, तो चेंज हो रहा है, मेटामॉर्फिक चेंज हो रहा है, यानी इसके क्या बोलेंगे, शेप साइज में चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे ये। अब यहाँ पे हम लोग गौर करें थोड़ा यहाँ पे, तो इस नेक रीजन में देखें यहाँ पे, तो इस नेक रीजन में हमें क्या मिलेगा, तो दो तरह का क्या है यहाँ पे, सेंट्रियोल है। तो अब हम लोग देखें यहाँ पे, एक है कौन सा सेंट्रियोल, तो इसके पास जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कब, तो जब ये फर्टिलाइज के बाद सबसे पहला क्लीवेज होता है उसमें, यानी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, लिख सकते हैं इस पे,
क्या करता है, ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फर्स्ट क्लीवेज ऑफ फर्टिलाइज ओवा, लिख सकते हैं ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवा। जब ओवा फर्टिलाइज हो जाता है तो जो पहला क्लीवेज होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअल में क्या करता है, तो हम लोग अगर सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो एक पोल का काम करता है। तो वहाँ पे ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जस्ट क्या करेगा, एक पोल का काम करेगा जिससे स्पिंडल फाइबर वगैरह अटैच होना शुरू होते हैं। तो इस तरह से इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किसका, इस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का। इसके बाद दूसरा होता है कौन सा, डिस्टल सेंट्रियोल। अगर डिस्टल सेंट्रियोल की बात करें, डिस्टल सेंट्रियोल, तो यहाँ पे थोड़ा गौर करें आप, देखिए इसी डिस्टल सेंट्रियोल से ही ये क्या हो रहा है, ये फिलामेंटल स्ट्रक्चर एराइज कर रहा है ये, यानी एक्सियल फिलामेंट। तो कहेंगे कि ये क्या देता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या दे रहा है, ये एक्सियल फिलामेंट का क्या हो रहा है, इसी से एराइज कर रहा है ये। तो लिखेंगे इट गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट। कौन सा फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट यहाँ पे ये। अब ये जो एक्सियल फिलामेंट है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, देखिए ये अंदर से ऐसे आया, ये क्या करता है एक्चुअल में टेल रीजन में ये एक क्या बोलेंगे स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये जो एक्सियल फिलामेंट है ये क्या करेगा, इसकी अगर फंक्शन हम लोग बात करें इस एक्सियल फिलामेंट का, तो इट प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट, इट प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट, ये स्केलेटल सपोर्ट देने का काम करता है ये किसे, इसके अंदर टेल के रीजन में ये। तो ये दो तरह का क्या था, सेंट्रियोल था ये। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर, इस नेवेनकर्न का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये। अब ये नेवेनकर्न क्या है, तो इसको अगर हम लोग देखें थोड़ा नेवेनकर्न को, तो नेवेनकर्न एक्चुअल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर, इस मिडिल पीस या बॉडी के अंदर, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर, इस मिडिल पीस के अंदर। लिखते हैं ये नेवेनकर्न, हाँ नेवेनकर्न। अब ये नेवेनकर्न क्या है तो थोड़ा समझेंगे यहाँ पे कि ये जो मिडिल पीस है इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होता है आपस में, क्या होगा, पहले तो एक ग्रुप में आएगा और फिर वो आपस में क्या होगा, स्पायरली अरेंज हो जाता है ये। इसी पहले ग्रुप में आया और वो क्या किया, स्पायरली अरेंज हो गया। इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं क्या, नेवेनकर्न। अब बोलेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है तो फंक्शन क्या होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते हैं कि पावर हाउस कहलाता है, एनर्जी देने का काम करता है। तो इस स्पर्म को जो मोटिलिटी होगा इस स्पर्म का, उसमें जो एनर्जी खर्च होगा वो ये सप्लाई करेगा, यानी जिस पावर हाउस का काम यहाँ पे भी कर रहा है ये। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है नेवेनकर्न, तो इट इज कलेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, जस्ट कलेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज स्पायरली अरेंज्ड इन मिडिल पीस में क्या है, ये स्पायरली अरेंज्ड है। अब यहाँ पे इसकी फंक्शन की अगर बात करें हम लोग, तो फंक्शन क्या करेगा, तो इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म की मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी खर्च होता है वो एनर्जी सप्लाई देने का काम करता है कौन, नेवेनकर्न यहाँ पे ये। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें ये एक सेंट्रियोल है जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, यहाँ जो फिलामेंट है उसको जस्ट होल्ड करके रखता है ये। तो इसका फंक्शन अगर यहीं पे लिख दे तो इट जस्ट होल्ड द फिलामेंट, ये फिलामेंट को जस्ट होल्ड करके रखने का काम करता है ये। इसके बाद क्या है, ये एक्सियल फिलामेंट। तो एक्सियल फिलामेंट के बारे में आपको बताया ये कि एक्सियल फिलामेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे स्केलेटल सपोर्ट दे रहा है और इससे क्या होता है, ये मूवमेंट कर पाता है ये। और कौन सा यहाँ पे, अब इसमें कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, हाँ एक स्ट्रक्चर जो है वो है कौन, यहाँ पे एक्रोसोम। तो अब एक्रोसोम की बात करते हैं थोड़ा ये।
तो एक्रोसोम कहाँ पर प्रेजेंट है, हेड रीजन पे प्रेजेंट है ये, और इसमें बहुत सारा एंजाइम होता है, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं इसमें, और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहीं ना कहीं मदद करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या ओवा को जब क्या होगा, मेम्ब्रेन को पेंट्रेट करने के लिए बारी आता है, या वहाँ पे बहुत सारे सेल होते हैं उसे वहाँ से हटाने की ज़रूरत पड़ता है, तो उस समय ये एंजाइम का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। तो एक्रोसोम अगर हम लोग पढ़े तो लाइसोसोम के पास एंजाइम होता था सेल में, और लाइसोसोम किससे बनते थे, गोल्जी बॉडी से बनते थे। तो कहीं ना कहीं इसकी ऑरिजिन भी वही बात करेंगे, ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक जॉइंट लाइसोसोम है, कौन, एक्रोसोम। यहाँ पे तो लिखते हैं ये एक्रोसोम को आप क्या कह सकते हो, एक जॉइंट लाइसोसोम भी कह सकते हो, जॉइंट लाइसोसोम, यानी बड़ा सा एक लाइसोसोम है ये। अब ये क्या कंटेन करता है, तो इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कैसा एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन कर रहा है ये। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसमें मदद करता है, तो ये जस्ट बोलेंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के समय ये क्या करता है, एंजाइम। अगर इस एंजाइम की हम लोग बात करें तो ये कौन सा एंजाइम यहाँ पे एक मुख्य रूप से जो आगे हम लोग पढ़ेंगे जो पार्टिसिपेट करता है उसका नाम भी आता है, तो यहाँ पे दिखाते हैं वो है हाइलुरोनाइडेज। कौन सा, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्या काम करता है, तो हाइलुरोनाइडेज आगे हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, यानी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये लिख देते हैं इसका फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, या इस एंजाइम का ही फंक्शन अगर लिखें तो इट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में कहीं ना कहीं ये मदद करता है एंजाइम यहाँ पे ये। तो ये एक्रोसोम था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट लाइसोसोम भी कहते हैं। तो बहुत सारा तरह का इसके अंदर एंजाइम होता है, आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सारे एंजाइम होता है, जैसे एक्रोसिन भी होता है इसके अंदर, और भी प्रोटीन क्या होता है, प्रोटिक एंजाइम भी होता है इसके अंदर, और हाइलुरोनाइडेज भी होता है, वहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड होता है, उसको डिसॉल्व करने के लिए यूज़ करता है। तो ये आगे हम लोग फर्टिलाइजेशन वाली पार्ट में भी देखेंगे इसे ये। तो ये था क्या, एक स्ट्रक्चर ऑफ क्या बोले, क्रोमोसोम। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो ये भी कह सकते हैं कि क्या होगा, ये एक कंप्लीट एक सेल है, क्या बोलेंगे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक सिंगल सेल है जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है ये। तो स्पर्म यानी इंटायर स्पर्म इज कवर्ड बाय ये थिन मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कवर्ड है। तो इस लाइन को भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये क्या, तो इंटायर स्पर्म इज कवर्ड बाय ए थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक पतले से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये क्या है, कवर्ड है। अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म की बात करें अगर, तो एक सेल होगा तो साइटोप्लाज्म भी होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है। यानी साइटोप्लाज्म कहाँ होता है अगर हम लोग बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है, यानी लेस अमाउंट ऑफ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, क्या साइटोप्लाज्म होगा। तो एक लाइन और लिखते हैं ये कि एक्चुअल में ये एक सेल है तो किससे कवर्ड हो गया, ये कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसके अंदर साइटोप्लाज्म वेरी लेस अमाउंट में होता है। तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन लो, क्या बोल लिखें, लेस क्वांटिटी एंड प्रेजेंट नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब ही थोड़ा बहुत क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इस ढंग से ये। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर था यहाँ पे किसका, स्पर्म का। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर देखिए, ये एक्रोसोम पार्ट हो गया जो हेड के ऊपर अटैच होता है, जिसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये हेड वाली पोर्शन जिसके पास न्यूक्लियस है, ये यही न्यूक्लियस क्या होगा आगे हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन में एक्चुअल में यही पार्टिसिपेट करता है, मेन रोल इसी का होता है। इसके अंदर अगर स्पर्म है तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछा जाए तो हम लोग लास्ट डे ही पढ़े थे वीडियो में ये कि कैसे बनता था म्योसिस डिवीजन से, तो यहाँ 23 क्रोमोसोम्स होंगे इस न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद ये नेक रीजन में 2 तरह के सेंट्रियोल हो गया। इसके बाद डिस्टल सेंट्रियोल से ही ये एक्सेल फिलामेंट अराइज करता है ये, और ये टेल रीजन में होता है ये। हाँ, अब एक्सेल फिलामेंट का अगर अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करें, ये लास्ट वीडियो में भी शायद हमने बताया होगा ये,
तो इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट होता है, अगर आप पढ़े होंगे सेंट्रियोल तो आपको बताया गया होगा उसमें माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता था। तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है वो 9+2 होता है ये। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे ये। तो ये फिलामेंट एक स्केलेटल सपोर्ट देने का काम करता है। अब एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका है? नेविनकर्न। नेविनकर्न अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज स्पायरली अरेंज्ड इन बॉडी पार्ट या मिडिल पीस। और ये क्या फंक्शन करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा ये। तो ये था यहाँ पे ये। अब आपसे अगर पूछा जाए कि एक सिंगल क्वाइटस या एजुकुलेशन की बात करें हम लोग, तो एक सिंगल एजुकुलेशन में कितने अमाउंट ऑफ यानी वॉल्यूम की बात करें, एक सीमेन के वॉल्यूम कितना होता है, उसमें स्पर्म कितना होता है, तो ये भी चले एक दो बात है, इसको जान लेते हैं हम लोग। तो एक सिंगल एजुकुलेशन में जो वॉल्यूम ऑफ सीमेन होगा वो कितना होगा? तो 2.5 to 3.5 ml के आसपास हो सकता है ये। यानी अगर हम लोग बात करें क्या, तो वॉल्यूम की बात करें, नॉट स्पर्म, हम लोग सीमेन की वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो इन सिंगल एजैकुलेशन कंटेन वॉल्यूम ऑफ सीमेन, ये कितना होगा? तो 2.5 to 3.5 ml ये हो सकता है। अब बोलेंगे यहाँ पे कि 2.5 to 3.5 ml जो सीमेन है उसमें नंबर ऑफ स्पर्म कितना होगा। तो लास्ट डे भी हम लोग बात किए थे यहाँ पे। तो सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं ये कि इन सिंगल या वन एजुकुलेशन नंबर ऑफ स्पर्म कितना होगा ये? तो 200 to 300 मिलियन इतना होगा ये। अगर 1 ml सीमेन की बात करें, अगर 1 ml सीमेन कंटेन कितना, तो 1.8 1 into 10 to power 8 इतना क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ स्पर्म इतना कंटेन करेगा ये 1 ml में। अगर अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि ये जो स्पर्म है जो कहाँ बनता था, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, तो कितने समय लगता है इसको बनने में? तो स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन कहाँ बात करेंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कितना समय लेता है ये? तो 74 डेज लेता है ये। तो स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स क्या बोलेंगे ये? टेक्स प्लेस इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और फिर क्या बोलेंगे? जो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो समय लगेगा यानी टाइम टेकन कितना होगा? वो 74 डेज होगा ये। यानी कहेंगे एक ये साइकिल की तरह रेगुलर ये बनते रहता है। यानी एक जो स्पर्म बना होगा, एक मैच्योर्ड स्पर्म, उसको बनने में कितने दिन लगे होंगे? लगभग ये 74 डेज लगे होंगे। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा होगा किसके अंदर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक बार एजुकुलेशन हुआ तो अब क्या होगा, तो नेक्स्ट टाइम जो एजुकुलेशन होगा उसमें स्पर्म की काउंट, या फिर आप सक्सेसिव अगर एजुकुलेशन होता है तो उसमें स्पर्म की काउंट 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यू बन रहा होगा ये। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि क्या 74 डेज में फिर बनेगा स्पर्म, उसके बाद एजुकुलेशन होगा। एजुकुलेशन में स्पर्म हमेशा मिलेंगे आपको ये। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा होगा टेस्टिस के अंदर ये। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए यहाँ पे कि ये स्पर्म का स्पीड क्या होता है, तो ये 2.5 to 3.5 mm पर मिनट होता है ये। यानी स्पीड ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक, जेनाइटल ट्रैक कितना होगा ये? 2.5 to 3.5 mm क्या पर मिनट।
ये तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने में, यानी आफ्टर क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जब क्या होगा, ये जनरली कहाँ होता है, तो सर्विक्स रीजन ऑफ जो बोलते हैं यूट्रस, उसमें इजैकुलेशन होता है और वहाँ से फेलोपियन ट्यूब पहुँचने में लगभग ये आधे से 1 घंटे का समय लेता है। यानी टाइम टेकन टू रिच द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ये कितना होगा 30 मिनट टू 60 मिनट। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से कि आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइटस के बाद आधे से 1 घंटे के बाद देयर इज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर ओवा रिलीज हुआ होगा तो हो सकता है 1 घंटे बाद वो फर्टिलाइजेशन की चांस बन सकता है वहाँ पे। ये तो ये था यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ, ये तो स्पर्म से जुड़ा हुआ ये सारी। अब हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि स्पर्म का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, तो स्पर्म का जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग लसिंग मूवमेंट या अंडुलेटिंग मूवमेंट कहते हैं। किसे बोलते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ये कैसा कहलाता है, तो लसिंग मूवमेंट या अंडुलेटिंग मूवमेंट, अंडुलेटिंग मूवमेंट। यानी इस रंग से ये टेल ऐसे ऐसे मूव करेगा जिसके वजह से ये आगे की तरफ क्या होगा, प्रोपेल्ड होगा ये। तो ये लसिंग LSH बोलते हैं, लसिंग मूवमेंट या फिर अंडुलेटिंग मूवमेंट शो करता है। ये मूवमेंट किसके वजह से शो करता है, इसी टेल रीजन से। ये टेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म बोलेंगे ये, तो ये अंडुलेटिंग मूवमेंट करवाता है इसे ये। तो ये था। अब अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि लार्जेस्ट स्पर्म किसका होता है, तो एक जीके की तरह ये क्वेश्चन होगा ये, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि लार्जेस्ट जो स्पर्म है वो है किसका, तो आप पढ़े होंगे ड्रोसोफिला बाइफरका बोलते हैं, ड्रोसोफिला बाइफरका। तो ये सबसे क्या है, बड़ा स्पर्म कहलाता है। किसके पास होता है, ये ड्रोसोफिला के पास ही। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब इससे आगे अब हम लोग थोड़ा सी जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग oogenesis तो पढ़ चुके थे, लेकिन एक फिर से थोड़ा सा फोकस करते हैं oogenesis के ऊपर भी ये। तो चलते हैं oogenesis के बारे में अब देखते हैं। oogenesis, oogenesis मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। फॉर्मेशन ऑफ ओवा हम लोग ये डिटेल पढ़ चुके थे, ओवरी में कैसे बनता था। एक फिर एक ब्रीफ में जस्ट आपको बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब ये oogenesis में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक मदर सेल ओवरी के अंदर। अब ये एक मदर सेल क्या करेंगे, तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन किया ये, तो यहाँ जो सेल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, oogonial सेल, oogonial सेल जो माइटोसिस से बना। अब ये oogonial सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी oocyte कह सकते हैं या सिर्फ oocyte भी कह सकते हैं आप, oocyte भी कह सकते हैं ये। इसके बाद यही क्या करेगा, ग्रोथ अभी और करेगा ये, और थोड़ा इसमें डिफ्रेंसिएशन भी होगा। तो अब हम लोग इसको क्या बोलना शुरू कर सकते हैं, प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte कहना शुरू कर देंगे ये। तो देखिए माइटोसिस ही एक बार हुआ, उसके बाद सिर्फ ग्रोथ हो रहा है, इसके बाद ग्रोथ है, डिफ्रेंसिएशन भी थोड़ा शो किया, तो क्या बोलते हैं उस डिफ्रेंशिएटेड को क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी oocyte कहेंगे ये। अब जो यहाँ पर अभी भी मियोसिस नहीं हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ 46, यहाँ भी 46, यहाँ भी 46, यहाँ भी 46। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक ये और एक ऐसे ही। अब हम लोग इसको बोलते हैं यहाँ पे कि ये सेकेंडरी oocyte हो गया, सेकेंडरी oocyte, और ये बना फर्स्ट पोलर बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी ये। यानी अभी ये क्या है, अगर यहाँ पर दिखाएं इसे, तो ये एक्चुअल में एक इमैच्योर्ड ओवा भी है, इमैच्योर्ड ओवा, अभी मैच्योरिटी गेन नहीं किया है ये। इसके बाद
सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, यहाँ पे फिर से मियोसिस फर्स्ट ही हुआ है अभी, अब ये क्या करेगा, मियोसिस सेकेंड भी कंप्लीट करेगा। जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा तो क्या होगा, देखिए ये सेल नहीं डिवाइड करता है फर्स्ट पोलर बॉडी, सिर्फ क्या करता है, सेकेंडरी oocyte डिवाइड करता है। तो एक बार फिर डिवाइड करेगा तो एक सेल और एक फिर से पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो अब ये रिजल्टेंट इस ढंग से अब हम लोग दो पोलर बॉडी दिखाते हैं। अब ये अपने आप में क्या है, एक मैच्योर्ड ओभा का फॉर्मेशन हो चुका, जिसमें ये दिखाए तो ये फर्स्ट होगा और ये फिर से बना एक और अभी डिवाइड किया उससे, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड। तो ये फर्स्ट और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ ये। तो ये क्या हो गया, एक इमैच्योर्ड से मैच्योर्ड ओभा में फॉर्मेशन हुआ ये मियोसिस सेकेंड के दौरान। लेकिन अब यहाँ पे मियोसिस सेकेंड को हम यहाँ से खींचते हैं। ये मियोसिस सेकेंड कब होता है, तो बोलेंगे एक्चुअल में ओवुलेशन तो पहले ही हो जाता है। मियोसिस सेकेंड जो होता है वो जब बोलते हैं स्पर्म पहुंचता है, यानी मियोसिस सेकेंड क्या करेगा, इट टेक प्लेस, लिखेंगे इट टेक्स प्लेस व्हेन it takes place due to induction of sperm। यानी क्या बोलेंगे, जब स्पर्म ये जो ओवा ओवुलेट होकर फ्लोपियन ट्यूब में आया होगा और इधर से जब स्पर्म पहुंचेगा तो जैसे ही पता चलेगा कि स्पर्म उसके करीब आ चुका है, जैसे ही उसे ये महसूस होगा कि स्पर्म आ चुका है हमारे नज़दीक, यानी एक जस्ट इंडक्शन मिलेगा किसी तरह से वो, तब जाकर ये क्या करता है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है। क्यों ऐसा हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ओजेनेसिस की बात हम लोग पहले पढ़े थे, उसमें आपको बताया गया था कि मियोसिस फर्स्ट करने के बाद मियोसिस सेकेंड भी ये स्टार्ट करता है। यानी मियोसिस सेकेंड जब स्टार्ट होता है तो देखिए आप क्या बोलेंगे, ये मियोसिस फर्स्ट के बाद जस्ट क्या करता है, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट करता है। लेकिन ये किसमें, तो मेटाफेज सेकेंड में क्या कर जाता है, अरेस्ट कर जाता है ये। यानी क्या बोलेंगे कि जब ओवुलेशन होता है उस समय जो ओवा होता है वो मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट होता है। यानी ओवरी से फ्लोपियन ट्यूब में आएगा उस समय जो स्टेज यानी स्टेट ऑफ जो ओवा होगा, एक तरह से बोलेंगे, वो क्या होगा, तो वो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर चुका होगा और मियोसिस सेकंड भी स्टार्ट कर चुका था, लेकिन वो अरेस्ट है किसमें, ये तो मेटाफेज सेकंड में। तो अब बोलेंगे कि अभी तो कंप्लीट नहीं हो सका है मियोसिस सेकंड, क्योंकि मेटाफेज सेकंड में ही है प्रोफेज सेकंड, उसके बाद मेटाफेज सेकंड आया होगा, अभी आगे की प्रोसेस बाकी है। तो अब ये आगे की प्रोसेस जो है, जो अरेस्ट है, ये कंप्लीट मियोसिस ये कंप्लीट करेगा जो मियोसिस सेकंड है। सेकंड कब करेगा ये कंप्लीट, जब क्या होगा, ये स्पर्म का इंडक्शन मिलेगा इसे, यानी ओवा को जब स्पर्म का इंडक्शन मिलता है तो वो क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। यानी एक क्या बोलेंगे एक तरह से कि एक मैच्योर्ड ओवा के रूप में ओवुलेशन नहीं होता है, बल्कि एक इमैच्योर्ड ओवा के रूप में ही ओवुलेशन होता है, जो मियोसिस सेकंड अभी भी उसका अधूरा रहता है। जब तक स्पर्म नहीं जाता, जब तक वो मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होता है ये। तो ये था oogenesis, एक तरह से हम लोग बात करेंगे ये। तो oogenesis में क्या हुआ, यहाँ पे फिर से देखते हैं ये कि प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस होता है तो सेकेंडरी oocyte बनता है, फिर वो मियोसिस सेकंड करके ये, तो यहाँ दो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड नहीं करता है, सिर्फ कौन करता है, सेकेंडरी oocyte डिवाइड करता है, इसलिए एक मैच्योर्ड ओवा बनता है और दो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये था। अब इसके बाद हम लोग देखना चाहेंगे कि एक्चुअल में जब ओवुलेशन होता है उस समय क्या स्टेज होता है ओवा का, किस रूप में होता है। तो आपको अगर दिखाएं यहाँ पे हम, तो देखिए ये इस स्टेज में होता है जब ओवुलेशन होता है, क्योंकि मियोसिस सेकंड तो कंप्लीट होता नहीं है, वो तो बाद में होता है जब स्पर्म के क्या होगा, इंडक्शन मिलता है तभी होता है वो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग दिखाएं यहाँ पे तो थोड़ा ये, तो इस ढंग से देखिए ये देखिए ये स्टेज है ओवुलेशन होने पे, यानी ये स्टेज आपको कहाँ मिलेगा, ओवरी से निकलकर कहाँ जाएगा, ये फ्लोपियन ट्यूब में। अब इसमें क्या है, तो देखिए ये वही है, सेकेंडरी oocyte की बात कर रहे हैं ये,
यानी सेकेंडरी ओसाइट होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाते हैं इसे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। ये एक लेयर क्या है, तो ये जो बाहर का जो कवरिंग दिखाया ये है जोना पेलुसिडा, जेपी के नाम से भी शॉर्ट में लिखते हैं इसे, जोना पेलुसिडा, ये हो गया। और ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी, तो ये है ये। तो इस स्टेज में हुआ। अभी देखिए ये अरेस्ट है, अगर हम लोग बात करें ये, तो अरेस्ट इन मेटाफेज सेकेंड, ये मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट है ये। अब जब इसके नज़दीक, जैसे मान ली कि यहाँ पे ये स्पर्म पहुँचा, ये जैसे ही कोरोना रेडियाटा, इस सेल का नेमिंग करते हैं, ये सेल कौन सा है, ये सेल जो है चारों तरफ से घिरे हुए इसे, इसको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। तो कोरोना रेडियाटा से जैसे ही ये स्पर्म क्या होगा, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा इसे इंडक्शन मिल जाएगा कि स्पर्म आ चुका है, और ये कंप्लीट कर लेगा कौन, मियोसिस सेकंड को ये। तो ये इंडक्शन मिलता है स्पर्म का, तभी जाकर ये मियोसिस सेकंड होगा, तो फिर क्या होगा, एक और पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे ये। तो इंडक्शन ऑफ स्पर्म के बाद ही तो ये कोरोना रेडियाटा से कवर्ड होता है। इसके बाद ये जोना पेलोसिडा एक लेयर था जो हम लोग पढ़े थे उस समय, ओजेनेसिस जब ओवरी बताया जा रहा था उस समय ये। और ये सेकेंडरी ओसाइट अभी भी बोलेंगे, जो अपने आप में इमैच्योर्ड ओवा कहलाएगा, क्योंकि मैच्योरिटी से क्या होता है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट करने के बाद एक मैच्योर्ड ओवा की बात करते हैं हम लोग। यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा वो एक मैच्योर्ड ओवा के साथ होगा, जैसे ही कोरोना रेडियाटा के साथ ये क्या होगा, कॉन्टेक्ट में आएगा, वैसे ही कंप्लीट कर लेगा क्या ये, कि मियोसिस सेकंड। एक तरह से क्या बोलेंगे कि जो इसके बाद फिर ये सेल, अब कहते हैं ये सब बहुत सारे सेल जो है कोरोना रेडियाटा का, ये आपस में अटैच्ड होता है। ये सेल क्या है, अटैच्ड है, किसके थ्रू अटैच होता है ये, तो यहाँ पे बोलेंगे हाइलुरोनिक एसिड। तो अभी अभी आपको हम लोग दिखाए थे कि स्पर्म के एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज नाम का एक एंजाइम था, वो इसी को क्या करता है, तोड़ने का काम। यहाँ पे क्या करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, ये सारे सेल कोरोना रेडियाटा का बिखर जाएंगे, सिर्फ जोना पेलोसिडा बचेगा। तो जोना पेलोसिडा को भी पेंट्रेट करके इसे पहुंचना कहाँ है, यहाँ तक, तो उसे भी पेंट्रेट करने के लिए वहाँ पे एंजाइम सीक्रेट करता है, क्योंकि उसके एक्रोसोम में बहुत टाइप के एंजाइम होते हैं। तो ये एक स्टेज था यहाँ पे क्या, तो बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक स्पेस की बात करते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलोसिडा के बीच होता है। तो देखिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को विटेलाइन मेम्ब्रेन भी लिखता है, क्या लिखता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन भी। और उसके वजह से इस गैप को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो ये विटेलाइन स्पेस, प्री विटेलाइन स्पेस भी कहा जाता है इसे, ये प्री विटेलाइन स्पेस भी कहते हैं इसे ये। तो ये था, ये ज़्यादातर नहीं पूछेगा आपसे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसी का एक नाम और बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है ये। और ये जोना पेलोसिडा था ये, तो ये था। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना क्या है आगे, तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग पढ़ते हैं, फिर बहुत सारा के टाइप्स पढ़ते हैं जो आई थिंक 11th में पढ़ाया गया था, आपको पढ़ाया गया होगा 11th में जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं वहाँ पे। तो स्टार्टिंग वाले में ही बताया जाता है कि किस टाइप का, जैसे हम लोग बोलते हैं प्लेजिक, नॉन प्लेजिक, यानी एग जो है वो पानी में फ्लोट करेगा, एक पानी में सिंक कर जाएगा। उसके बाद फिर योल के बेसिस पे हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे एलिसिथल, माइक्रोलिसिथल, मेगालिसिथल। ये फिर क्या और भी हम लोग पढ़ते हैं, लाइन ऑफ क्लीवेज के बेसिस पे भी पढ़ते थे, प्री डिटरमाइंड और डिटरमाइंड ये पढ़ते थे, फेट के बेसिस पे भी पढ़ते थे। तो ये सारी चीज़ आई थिंक 11th में पढ़ना था, इसलिए हम उसे यहाँ पे स्केप करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एग के बारे में जो हम लोग 11th में पढ़ चुके थे। वहाँ पे ये डिटरमाइंड और इनडिटरमाइंड सारा कुछ वहाँ पे पढ़ा गया था ये। और जैसे अमाउंट ऑफ योल के बेसिस में हम लोग पढ़े तो सेंटोलिसिथल, टीलोलिसिथल, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे भी आता है पढ़ने के लिए, बट हम लोग 11th में इसे पढ़ चुके होते हैं, इसलिए हम उस पार्ट को छोड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आगे वो हम लोग उसमें फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और एक कैपेसिटेशन टर्म क्या होता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे ये। तो चलिए।